नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लाई हूँ सामाजिक न्याय का यह दूसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रॉल्स के न्याय सिद्धांत की। रॉल्स ने न्याय के पुनर्वितरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करी है। उसने बताया है कि यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिनके नियम संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान उपलब्ध करा सकें। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित करने जा रहा है। तो बच्चों, वस्तुतः हम माता पिता से ये आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत भी हो। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। मतलब हम खुद यह निर्णय लेने के लिए सक्षम हो कि समाज को किस प्रकार से संगठित किया जाए। हम ऐसी परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। हमें ये ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे कि निम्न जाति के परिवार में पैदा होंगे, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि इस महीने में हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। तो जॉन रॉस ने क्या बताने का प्रयास किया? जॉन ने ये बताने का प्रयास किया कि हम इस बात से अज्ञान हैं कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस समाज में होंगे, किस अवस्था में पैदा होंगे, किस सुविधा संपन्न या सुविधा विहीन, मतलब किस तरह से हम किस जगह हमारा जीवन यापन होगा। अगर हम इन सभी चीजों के बारे में यदि हमें नहीं पता है और उसके लिए जब हम भविष्य में निर्णय करेंगे, भविष्य के लिए समाज में यदि हम निर्णय करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ऐसे सभी नियमों और संगठनों के बारे में निर्णय का समर्थन करेंगे जो सभी के लिए उत्तम होंगे। रॉल्स ने इसे अज्ञानता का आवरण कहा है। और रॉल्स ने क्या कहा? इसको अज्ञानता का आवरण कहा, क्योंकि उसने दोनों ही परिस्थितियों के बारे में बताया। उसने ये बताया कि यदि हमें से पूछा जाए कि किस समाज में आप रहना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छे समाज की बात करेंगे जहाँ पे हमें सभी सुविधाएं मिले। लेकिन जब हमें पता ही नहीं हम किस समाज में हम जन्म ले रहे हैं, किस समाज में हम जी लेंगे, कैसी सुविधाएं हमें मिलेंगी, तो निश्चित रूप से उसमें होने वाले जो निर्णय होंगे, उसमें होने वाली जो संभावनाएं होंगी हमारे भविष्य के लिए, वो किस प्रकार से स्थापित होंगी? निश्चित रूप से सभी के भले या सभी की अच्छाई के मद्देनजर रखते हुए ही सभी चीजें होंगी। तो इसको रॉल्स कहता है अज्ञानता का आवरण। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर, जैसे सब करते हैं, अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। मतलब सभी ये करते हैं, सभी क्या करते हैं कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। तो यही करेगा अज्ञानता के आवरण में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा और खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। जो जन्म से ही सुविधा संपन्न है, सभी चीजें उनके पास रखी हुई हैं या उसके पास उपस्थित हैं, तो वे उन सभी का उपयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि उसका जन्म समाज के वंचित तबके में हो गया है, तो वैसा कोई अवसर नहीं
न मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। तो क्या मतलब हुआ कि अपने स्वार्थ में काम करने वाला हर एक व्यक्ति क्या सोचेगा कि हर एक संगठन में ऐसे नियम बनाए जो यह विचार करे कि हर व्यक्ति समाज का, चाहे वो कमजोर तबका हो चाहे कैसा ही, उन सभी के लिए समुचित संसाधन जो है उपलब्ध कराए। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वह उच्च वर्ग हो चाहे वो नहीं हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत न हो। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बंधती है और उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रहकर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति में ही सोचना उनके लिए हितकर होगा। देखिए कार्टून में क्या व्यंग किया गया है। मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होना है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से कोई लाभ नहीं मिले। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए? निश्चित रूप से अगर न्याय में इस प्रकार की देरी होती है तो उस फैसले का कोई भी मूल्य नहीं होता है। अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों को प्रणाली तक पहुंचाने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होता है कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीजों को देखेगा बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद होनी चाहिए। मतलब अज्ञानता के आवरण में है तो व्यक्ति विवेकशील होकर के सभी के लिए भले के कार्य करने का, या सभी समग्र समाज के लिए लाभप्रद कार्य करने का सोचेगा और दोनों चीजों के साथ साथ चलना है। और चूंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, इसलिए हर कोई ऐसा नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वालों के बीच पैदा हो तब भी उनकी रक्षा कर सके। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे ये सुनिश्चित भी करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमजोर न बना दें, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हो। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यह निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्यवाही का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। तो अज्ञानता के आवरण से यह बताने का प्रयास किया जॉन रॉल्स ने कि जो नीतियां और निर्णय किए जा रहे हैं वे हमें यह देखकर किए जाने चाहिए कि समग्र की भलाई हो, चाहे उसमें उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी की भलाई होनी चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उच्च वर्ग के लिए नियम निर्माण कर दिया तो निम्न तबका जो है वंचित रह जाए, और निम्न तबके के लिए नियम निर्माण कर दिया है तो उच्च वर्ग के साथ अन्याय हो। तो दोनों को साथ लेते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। इसलिए रॉल्स तर्क देता है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार की वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। मतलब हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? नैतिक नहीं होना चाहिए बल्कि कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए, जिससे कि समाज का हर एक तबका जो है वितरण के मामले में निष्पक्ष हो पाए। इस उदाहरण से हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। तो वो यही कहता है कि न्याय का वितरण कैसा होना चाहिए? न्याय का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि हम अज्ञानता के आवरण में रहें, और अज्ञानता के आवरण में हमें यह नहीं पता होता कि हम उच्च वर्ग में हैं कि निम्न वर्ग में हैं। वह सभी तबके के लिए, सभी समाज के समग्र समाज के लिए वह नियम और नीतियों का निर्माण करे और उसी के आधार पर ही वह संसाधनों का उचित बंटवारा भी करे। अब बात आती है सामाजिक न्याय का अनुसरण। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत
और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों तथा बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वह सामाजिक न्याय का अभाव है। हम यह सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न हिस्सों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लोग लगे, और जहाँ अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका न मिले, चाहे वे कितना ही कठिन परिश्रम क्यों न कर लें। दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए, मतलब उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें और इसके साथ समाज समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर वे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से देखिए, अब विभिन्न सरकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ इकाइयों ने भोजन, आय और पानी सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकता की गणना की और अपने स्कूल के पुस्तकालय या इंटरनेट में ऐसी गणनाओं की खोज कीजिए आप लोग, कैसे किस प्रकार से गणना की। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसको भी वो मूलभूत सुरक्षाएं या सुविधाएं जो है प्राप्त होनी चाहिए, और स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन के लिए वे, जिससे कि वो सक्षम बन सके और समान अवसरों को प्राप्त कर सके। लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि किसको बुनियादी आवश्यकताएं हैं। विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके इख्तियार किए, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, बुनियादी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन, जिसमें शुद्ध पेयजल भी आ गया है, इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी भी आ गई है। लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी गई है। सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति खासकर भारत जैसे देश में जहाँ गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। अगर हम सभी इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सकें, तब भी इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं, जो ग्रामीण और शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद को ही परखने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार यानी फ्री ट्रेड, जिसमें किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब देखिए, भीमराव अंबेडकर, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण कर सके। ये भीमराव अंबेडकर के विचार हैं। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। मतलब मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कैसी होनी चाहिए कि लाभ की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदिता यानी प्रतियोगिता की छूट देनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का चित्र है।
सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। ऐसा कहा है मुक्त बाजार के समर्थकों ने कि अगर राज्य के हस्तक्षेप को मुक्त कर दिया जाए ना बाजार को, तो स्थिति क्या हो जाएगी कि हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और समाज कैसा हो जाएगा, लाभपूर्ण हो जाएगा और कर्तव्यों का क्या हो जाएगा, न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा। क्या ऐसा सुनिश्चित हो सकता है? इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। निर्णय क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा इससे? अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि योग्यता और प्रतिभा जिसके पास होगी वो तो प्रतिफल प्राप्त कर लेगा, वो तो ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो अक्षम है, जो उसके पास योग्यता नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा और उसका हौसला जो है और या उसकी जो प्रतिभा है वो नीचे तो चल जाएगी, वो बिल्कुल कम से कम हो तो चली जाएगी। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत ही होगा, जो भी परिणाम होगा वो उसको न्याय संगत मानते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली वो आगे बढ़े और जो प्रतिभाशाली नहीं है वो पिछड़ता चला जाएगा, तो वो इसको ही न्याय संगत मानते हैं। कौन? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को मानने वाले। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को कौन मानते हैं? कौन सी विचारधारा वाले मानते हैं? उदारवादी। और राज्य के हस्तक्षेप की बात कौन करते हैं? समाजवादी, है ना। तो उदारवादी और समाजवादी इन दोनों में ही यह विचारों का वाद विवाद है। मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। मतलब मुक्त बाजार में बाजार के अंतर्गत क्या स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा कि राज्य का हस्तक्षेप हो। राज्य का हस्तक्षेप होगा तो सभी को बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित कराया जा सकेगा। और अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो जो प्रतिभाशाली है, जो योग्य है, वही आगे बढ़ेगा। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। अर्थात ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश कर सकती हैं। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदिता सुनिश्चित हो सके। उनका मानना क्या है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है और कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता और वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं कि औरत हैं। वह इन सब से निरपेक्ष रहता है और इसका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से होता है। अगर आपके पास योग्यता है और बाकी सब यदि आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी हो जाती हैं। मतलब कौन सी बातें? जाति, वर्ग, लिंग, ये सब बातें बेमानी होती है। आप योग्यता है तो योग्यता के आधार पर आप मुक्त बाजार में आगे बढ़ सकते हैं। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि हमें ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। बाजारी वितरण का जो पक्ष है वो क्या कहता है? मुक्त बाजार हमें ज्यादा विकल्प प्रदान किया जाता है। इसमें शक नहीं कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहे वैसा चावल पसंद कर सकते हैं, पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों की खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हो। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती हैं तो वे उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी अथवा सस्ती और घटिया सेवाएं उपलब्ध होंगी। यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो वे निम्न स्तरीय हैं। उनका स्टेटस जो है बहुत लो क्वालिटी का है। स्वास्थ्य सेवा और आवास के मामले में भी सच यही है कि इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह भी है कि वे जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर सकती है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहां उसे सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य हैं और फायदेमंद भी, क्योंकि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती हैं और वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। जेस मिल कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमेशा दावा जता सकता है। ये जॉन स्टुअर्ट के मिल के विचार हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने क्या देखा कि सामाजिक न्याय क्या होता है और सामाजिक न्याय जो है किस प्रकार से समाज में रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार से सामाजिक न्याय करता है। जाति वर्ग, लिंग और जन्म स्थान और नस्ल और रंग भेद के आधार पर यदि किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो समाज न्यायपूर्ण हो ही नहीं सकता। और समाज न्यायपूर्ण तभी होगा जब समाज के वंचित वर्गों के साथ भी या समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत सुविधाएं जो है उनको प्राप्त कराई जाए। लेकिन मुक्त बाजार बनाम राज्य के हस्तक्षेप में मुक्त बाजार जो उदारवाद को इंगित करता है और राज्य का हस्तक्षेप जो समाजवाद को इंगित करता है, जिसमें उदारवादी व्यवस्था क्या कहती है कि समाज किस प्रकार का होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, बाजार अर्थव्यवस्था मुक्त होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा तो जो योग्य होगा, जो प्रतिभाशाली होगा वह आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उनका क्या, जो वंचित वर्ग है, जो अक्षम है, उनका क्या, तो उसमें राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया गया है और राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हुए यह बताया गया है कि उन वंचित लोगों को जिनके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, राज्य के द्वारा वे संसाधन उनको उपलब्ध कराए जाए। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन के साधन, शिक्षा व्यवस्था और अवसर की समानता, ये सभी चीजें जो है उन्हें उपलब्ध कराई जाएं, तभी जाकर के सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। नहीं तो इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सिर्फ वंचित वर्गों के साथ अन्याय होगा और वे सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही यह वीडियो यही समाप्त होता है और यह अध्याय भी हमारा यही समाप्त होता है। इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इस वीडियो को आप बार बार सुनिए और समझिए और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी बौद्धिक कौशलता जो है विकसित होगी। और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अधिकार। फिर हम अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।